अभी तक आपने सुना सलोनी बेटा, अमन को नेहा का नंबर लिखा दो। वो नेहा का मुस्कान से भरा चेहरा देखकर संतुष्ट हो गए थे, पर सलोनी का गुस्सा चेहरे से ही झलक रहा था। वो समझ गए कि ये गुस्सा फ़ोन नंबर देने का है। अमन अब मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा था, तो वो गुस्से से नंबर लिखाने लगी। आप बेहद खूबसूरत हो सलोनी जी, इस नाचीज़ को भी अपने दिल में याद रखिएगा। हौले से उससे बोलकर वो पलट गया था, पर सलोनी गुस्से से बड़बड़ाते हुए अंदर चली आई थी। अब आगे अपने घर आकर अमन सलोनी की यादों में खो सा गया था। वो मोबाइल पकड़े बार बार उसे ही देख रहा था। सलोनी की गहरी काली आंखें उसके दिल का चैन लूट चुकी थी। वो अपना दिल पूरी तरह हार चुका था। अपने कॉलेज लाइफ में लड़की से दूर रहने वाले अमन को आज तक कोई भी लड़की ढंग की नहीं मिली थी, पर आज सलोनी को देखते ही उसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। उसने नेहा के नंबर पर सब फोटो भेज दिया था। शाम में राघव ऑफिस से घर आया था। वो कपड़े बदलकर चाय पीने लाउंज में आ गया था। सुनीता जी और अमन तो पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसके आते ही अमन अपना फ़ोन लेकर राघव के पास बैठ गया था। उसने नेहा की सारी तस्वीरें उसे दिन में ही भेज दी थी, पर अब फिर से दिखा रहा था। भाभी बहुत सुंदर है भैया, वो आपके साथ बहुत जचेंगी। अब जल्दी घर आने की आदत डाल लीजिए भैया, इतनी लेट से घर आओगे तो भाभी बेलन से पीटेंगी। तू मेरे साथ रहेगा ना छोटे, अपनी भाभी के बेलन से बचाने के लिए, राघव हंसते हुए बोला था। बेटा तुझे नेहा पसंद तो है ना, कहीं तू बाद में ये ना कहे कि मुझे वो पसंद नहीं है तो फिर मैं। माँ आप ये सब क्यों बोल रही हैं, मैंने तो पहले ही सारी बात आप पर छोड़ रखी थी, वो सर खुजाते हुए बोला था। पर सुनीता जी की आंखों में अनजाने से सवाल भरे, जिसे देखकर वो हंसते हुए बोला, माँ मुझे नेहा बहुत पसंद है, आपकी पसंद मेरी पसंद है, वैसे भी मुझसे ज़्यादा तो वो आपके साथ रहेगी, इसलिए आपको वो ज़्यादा पसंद आनी चाहिए। अब तो आप संतुष्ट हैं ना। हाँ बेटा, अब मैं तेरी तरफ से निश्चिंत हो गई हूँ, अब जल्दी ही मैं तेरी शादी का दिन निकलवा लेती हूँ, वो मुस्कुरा दी थी। हाँ भैया ये तो बिल्कुल सही है, हम दोनों तो शाम से लेकर सुबह तक बाहर रहेंगे, पर माँ और भाभी 24 घंटे साथ रहेंगी, इन दोनों में सब कुछ ज़्यादा पसंद आनी चाहिए। अमन भी बोलता हुआ हंस पड़ा था। तुम दोनों हमेशा मेरी टांग खींचते रहते हो। सुनीता जी अपने दोनों बेटों का सर सहलाकर उठ गई थी। तुम लोग बस कुछ दिन रुक जाओ, जब मेरी बहू आएगी ना तब मैं तुम दोनों को देख लूँगी। मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखूँगी और उसके साथ मिलकर तुम दोनों की टांग खींचा करूँगी। उसके आने के बाद मैं तुम दोनों के इंतज़ार में अकेली बोर नहीं होंगी। अब तुम दोनों बातें करो, मैं खाना बना लेती हूँ। और वो किचन की तरफ चल दी। राघव और अमन हंसने लगे थे। रात के खाना खाने के बाद वो दोनों बहनें अपने कमरे में बैठी हुई थी। नेहा अपनी होने वाली सास के दिए उपहारों को देख रही थी, पर सलोनी की आंखों में अभी भी अमन की बातें और हरकतों को याद कर गुस्सा आ रहा था। दीदी आपकी सास तो बहुत अच्छी है, पर आपका होने वाला देवर बहुत ही आवारा टाइप का है, किसी लोफर की तरह मेरी तरफ देख रहा था। सुना है सीनियर इंस्पेक्टर है, भला ऐसे पागल क्या अपराधियों को पकड़ेंगे। मेरा तो दिल चाह रहा था उसे एक थप्पड़ लगाऊं, पर पापा के कारण मन मार कर रह गई। सलोनी नेहा के कंधे पर सर रखकर बोली थी। अब ऐसा भी नहीं है सलोनी, अमन तो मुझे बहुत अच्छे लगे, हर बात में हंसने वाला, बिल्कुल अपना सा। अगर मेरा कोई भाई होता तो बिल्कुल अमन की तरह होता, वो हसरत से बोली थी। अपने ऊपर बड़ा भाई नहीं होने का दुख उसे हमेशा रहता था। वैसे तुम हो ही इतनी सुंदर कि कोई भी तेरे पीछे पागल हो सकता है। दीदी भला ये क्या बात हुई, आप अभी से उसकी साइड लेने लगे। उसकी तो मैं जान ले लूँगी, उसने मेरी दीदी को मुझसे छीना है। वो नाराज़ होकर बोलती तकिया फेंक कर नेहा को मारने लगी थी। नेहा भी दूसरे तकिए से उसे मारने लगी थी। दोनों एक दूसरे को तकिए से मार मार कर खेल में लग गई थी। निर्मल जी बरामदे में बैठे हुए थे। वो अपनी दोनों बेटियों की खिलखिला कर सुनकर बेहद खुश थे। मेरी नेहा को इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है, मैं बहुत खुश और पूरी तरह संतुष्ट हूँ। नेहा की माँ, आज आप जिंदा होती तो खुद से अपनी बेटी की विदाई की तैयारी करती, पर मुझे पता है आप जहाँ हैं वहीं से नेहा को आशीर्वाद दे रही हैं। वो आपके आशीर्वाद से हमेशा खुशहाल और सुखी रहेगी। पूरी निश्चिंत होकर वो लेट गए थे। दिन बीतने लगा था। सुनीता जी ने पंडित जी से शादी का दिन तय कर निर्मल जी से बात कर ली थी। उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए दोनों परिवार में धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। अमन से नेहा की रोज़ बात होने लगी थी। वो हमेशा उससे हंसी मजाक करता और राघव का नाम लेकर छेड़ता रहता। सलोनी
उन दोनों की बातें सुनकर मन ही मन चिढ़ने लगी थी। फिर उसने एक तरीका निकाला। अब जब भी अमन का फ़ोन आता तो वो अपने फ़ोन में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगती थी। नेहा को उसकी इस बचकानी हरकत पर हंसी भी आ जाती, पर वो उसे कुछ नहीं कहती थी। एक दिन राघव अमन से नेहा का नंबर मांगने लगा था। उसने पहले तो राघव को बहुत तंग किया, फिर नंबर दे दिया था। अब राघव नेहा को फ़ोन लगाकर बात करने लगा था। पहले तो वो बहुत झिझकती रही, फिर शर्माती हुई बात करने लगी थी। राघव नेहा से मिलना चाहता था। उसने नेहा से कहा तो उसने ये कहकर हाथ खड़ा कर दिया कि ये बात आप तय कीजिए, मैं अपने पापा से अपने मिलने की बात नहीं पूछ सकती। अच्छा ठीक है, मैं ही कुछ रास्ता निकालता हूँ, वो मायूस होकर बोला और नेहा से उसकी पसंद वगैरह पूछने लगा था। फिर राघव ने अमन से मदद मांगी थी। वो तुरंत तैयार हो गया था। आखिर उसे भी सलोनी को देखना था। हाँ भैया, अभी चलते हैं। राघव को हंसी आ गई थी। तो पहले कुछ प्लान तो बना, फिर हम लोग संडे को जाएंगे। वैसे आज तुझे अपने थाने नहीं जाना, एक बार घड़ी तो देख। हे भगवान भैया, आप रोज़ मुझे देर करवा देते हैं। जा रहा हूँ मैं, समय मिलते ही फ़ोन करके भाभी से आपकी शिकायत लगाऊंगा। उनसे कहूँगा कि आकर जल्दी आपको संभालें और मुझे रोज़ की इस तरह लेट लतीफ़ी से बचा लें। अपना बैग और मोबाइल लेते हुए वो बाहर भागा था। राघव हंसते हुए अपनी तैयारी करने लगा था। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ था। अपने पापा के जाने के बाद उसने ही अपने भाई और माँ को संभाला था। उसका खुद का सपना पुलिस इंस्पेक्टर बनने का था, पर पापा के नहीं रहने से परिवार की माली हालत बिगड़ने लगी थी। ये देखकर उसने एक कंपनी में काम पकड़ लिया था। बॉस के साथ अच्छा काम करते रहने से आज वो अपने बॉस का चहेता बन बैठा और कुछ सालों बाद कंपनी का सीईओ बन चुका था। उसने अपने सपने को अमन की आंखों में बसा दिया, जिसका परिणाम वो आज एक सीनियर इंस्पेक्टर था। 4 दिन बाद रविवार आ गया था। अमन ने अपनी माँ को चुपके से राघव को नेहा से मिलाने की बात बता दी थी। उनको भी कोई ऐतराज़ नहीं था। अब दोनों भाई सज संवर कर नेहा से मिलने चल पड़े थे। अपने घर की लगातार बजती बेल सुनकर सलोनी गुस्से से गेट खोलने आई थी, पर अमन को देखकर चिहुक उठी थी। हेलो सलोनी जी, कैसी हैं आप? मुझे पहचाना? मैं अमन, आपकी दीदी का होने वाला देवर अमन, और ये है मेरे भैया राघव, आपके होने वाले जीजा जी। वो दांत निपोड़ते राघव से परिचय कराते बोला था। अरे जीजा जी, आप आइए ना। अमन की बातों से लाल भभूका हुई सलोनी राघव को पहचानकर खुश होती अंदर आने बोली थी। सबसे अच्छी बात सबसे अंत में बताने की आदत है आपकी क्या? कैसी हो सलोनी? नेहा से हमेशा तुम्हारी बात होती रहती है। राघव मुस्कुराकर घर के अंदर आने लगा था। अरे कहाँ रह गई? दरवाजे पे कौन है सलोनी? नेहा देर होने पर उसे देखने आ गई थी। आप आ गए? वो शर्म से डूबी बोली और अंदर भाग गई थी। उसे पता था कि राघव उससे मिलने आएगा, पर इतनी जल्दी उसके आने की नेहा को उम्मीद नहीं थी। अरे भाभी, ये क्या बात हुई? मैं आया और आप भाग रही हैं? अमन माथे पर हाथ रखते हुए अंदर आया था। राघव मुस्कुराता सोफे पर बैठकर चारों तरफ देखने लगा था। नेहा को पहली बार अपने सामने देखकर उसे बेहद खुशी हुई थी। वैसे सलोनी जी, चाचा जी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। आप दोनों बैठिए, मैं पापा को बुलाती हूँ। सलोनी बोलती हुई अंदर चली गई थी। कुछ ही देर में निर्मल जी और वो दोनों बातों में व्यस्त हो गए थे। सलोनी उन दोनों के लिए नाश्ता और चाय लाई थी, पर नेहा बाहर नहीं आई। अच्छा बेटा, आप लोग बैठिए, मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आता हूँ। निर्मल जी बोलते हुए उठ खड़े हुए थे। चाचा जी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं और भैया इधर से निकल रहे थे तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। आखिर आपको भी तो अपने दामाद को देखने की इच्छा होगी। इस बहाने मैं अपनी भाभी से मिलता चलूँगा। उनका हाथ पकड़कर वो बैठाते हुए बोला था। आपने बिल्कुल ठीक किया बेटा, ये आपका अपना ही घर है। चाचा जी, आज तो रविवार है, मैं चाहता था हम सब लोग फिल्म देखने चलें। इस बहाने थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और भैया मेरी भाभी से उनकी कुछ पसंद नापसंद भी जान लेंगे। अमन बहुत हिम्मत करके बोला था। अरे बेटा, मैं बूढ़ा आदमी, तुम जवानों के साथ कहाँ जाऊँगा? तुम लोग चले जाओ। इसे वो राघव की इच्छा समझकर बोले थे। ठीक है चाचा जी, तो हम लोग 3 से 6 का शो देखेंगे। सलोनी जी, हम लोग बात करते हैं। आप तब तक मेरी भाभी के साथ तैयार होकर आ जाइए, वो चहकते हुए बोला था। मैं दीदी को तैयार कर देती हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊँगी, मुझे फिल्में अच्छी नहीं लगती हैं, वो गुस्से से अमन को घूरते बोली थी। उसके ऑर्डर भरे लहजे पर सलोनी का दिल जल उठा था। सलोनी बेटा, तुम्हारी बहन को अकेले में अच्छा नहीं लगेगा, जाकर तू तैयार हो जा। पापा बहुत दिनों से घर की सफाई भी नहीं हुई है,
अब दीदी तो कुछ दिन की मेहमान ठहरी तो सारा काम मेरे ही जिम्मे है, इसलिए अभी दीदी को भेज देती हूँ, फिर मैं सारा घर साफ कर दूँगी। सलोनी साफ सफाई कल से कर लेना, आज तुम हमारे साथ चलो। मेरी भी इच्छा है कि तुम अपनी दीदी के साथ रहो। उसकी बात सुनकर राघव को बीच में बोलना पड़ा था। सलोनी चुप हो गई थी। वो अपने पापा की तरफ देखने लगी थी जो नाराज़ होकर उसे देख रहे थे। ठीक है जीजा जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं दीदी को लेकर आती हूँ। वो अमन की खिलती नज़रों को इग्नोर करती बोली और कमरे की तरफ चल पड़ी। अपने आवारा लोफर देवर को संभाल कर रखना दीदी, वरना उसके दांत तोड़ दूंगी। आज उसकी जिद की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। सलोनी अपनी भड़ास नेहा के पास निकालती तैयार होने लगी थी। बस बस, अब ज़्यादा फिलॉसफी मत झाड़, पापा ने कहा है ना, और वो भी तो बोले हैं। इसमें अमन बेचारे की जिद कहाँ से आती है? ओहो, क्या बात है दीदी, वो अभी तो मुलाकात भी नहीं हुई है और तुम तो जीजा जी की तरफदारी करने लगी। नेहा को गुदगुदी लगाते वो परेशान करने लगी थी। हाँ हाँ, अब सब कुछ तुम्हारे उनके की मर्जी से ही तय होगी। अरे सलोनी, अब बस कर, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो वो बिस्तर पर लोटपोट होने लगी थी। चल ठीक है, तब मत जा, मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ कि हम लोग नहीं जा पाएंगे। कितनी हिम्मत करके उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया और तू है कि इतनी भाव खा रही है। अगर तू नहीं गई तो मैं अकेले कैसे जाऊँगी? वो मुंह बनाते हुए अपना फ़ोन उठाने लगी थी। दीदी, अपना ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। चल तो रही हूँ ना, तुम बस एक उपकार करना मुझ पर। अपने उस दिलचस्पे देवर से कह देना कि मुझसे दूर रहे। उसका हाथ पकड़कर बिस्तर से खींचती हुई सलोनी बोली थी। मैं कोशिश करूंगी नेहा, पर तू भी अमन से लड़ाई मत कर लेना, वरना राघव जी सोचेंगे मैं भी तुम्हारी तरह उनसे झगड़ा करूंगी। मासूमियत से नेहा बोली तो सलोनी फिर उसे गुदगुदी लगाने लगी थी। अरे भाभी, यहीं हंस बोलकर सारा टाइम बिता देंगी क्या? बाहर आइए ना, अमन गेट के बाहर से चिल्लाया था। अब चलो, तेरा लोफर देवर उतावला हो रहा है। सलोनी मुंह बनाते हुए अपना दुपट्टा उठाते हुए बोली थी। पर्पल कलर के पटियाला सूट पर नीला दुपट्टा, आंखों में हल्का सा काजल, बालों की लंबी चोटी बांधे सलोनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। अमन उसे चोर नज़रों से देखने लगा था। नेहा भी लाल कुर्ती सलवार पर काला दुपट्टा लिए सजी बेहद सुंदर लग रही थी। राघव ने एक बार नेहा को देखकर अपनी नज़रें घुमा ली थी। अच्छा चाचा जी, हम निकलते हैं, हमें आते आते 8 साढ़े 8 बज जाएंगे, राघव धीरे से बोला था। हम आपका खाना पैक करा कर लेते आएंगे चाचा जी, इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा। अमन ने टुकड़ा जोड़ा था। निर्मल जी हंसने लगे थे। अरे बेटा, तुम लोग घूम कर आओ, मेरी बेटियां मेरा पूरा ख्याल रखती हैं, इसलिए मुझे अपने खाने की कोई चिंता नहीं है, वो अमन से बोले थे। सलोनी बेटा, खुशी से दीदी के साथ घूमना और कोई लड़ाई मत करना। जी पापा, वो नाराज़ सी बोलकर उनके साथ निकल पड़ी थी। गाड़ी में राघव और नेहा आगे बैठे थे। सलोनी के साथ अमन पीछे की सीट पर बैठा था। वो लोग सिनेमा हॉल पहुंचे थे। अमन टिकट कटा लाया था। फिल्म देखने के समय भी अमन राघव और नेहा को एक साथ बैठाकर खुद सलोनी के पास बैठ गया था। सलोनी ये देखकर चिढ़ गई थी। वो दोनों फिल्म तो देख नहीं रहे थे, बस धीरे धीरे बातचीत ज़्यादा कर रहे थे। ये देखकर सलोनी को हंसी आने लगी थी। फिल्म ख़त्म होने के बाद वो सब रेस्टोरेंट गए थे। वहाँ अमन ने अपनी पसंद से सबके लिए खाने का ऑर्डर किया था। उसने सलोनी के मना करने के बावजूद भी निर्मल जी के लिए खाना पैक करा लिया था। भैया, वो देखिए, वहाँ मॉल है, आप भाभी से पहली बार मिले हैं, उन्हें कुछ गिफ्ट तो दे दीजिए। अमन को गाड़ी में बैठते ही ख्याल आया था। ये तो बिल्कुल सही बात है अमन, ठीक है, हम मॉल चलते हैं। वो गाड़ी घुमाने लगा था। मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है राघव जी, प्लीज़ आप घर ले चलिए, हमें लेट होगी तो पापा को चिंता हो जाएगी। नेहा घबरा कर उसे मना करने लगी थी, पर वो मुस्कुरा कर उसकी बात नहीं माना और कुछ ही देर में वो चारों मॉल के अंदर खड़े थे। सलोनी, तुम अमन के साथ अपने लिए कुछ पसंद करो, तब तक मैं तुम्हारी दीदी को कुछ गिफ्ट पसंद करवाता हूँ। वो नेहा का हाथ थामकर मॉल के दूसरे सेक्शन की तरफ जाते हुए बोला था। अमन की तो निकल पड़ी थी, पर वो अपने बेताब दिल को शांत करता सलोनी के साथ घूमने लगा था। सलोनी गुस्से से भरी केवल यहाँ से वहाँ घूमती रही। वो कोई भी सामान देखती और अच्छा नहीं है बोलकर रख देती। अमन परेशान हो गया था। सलोनी जी, आप कुछ तो अपने लिए पसंद कर लीजिए, वरना भैया मुझसे सवाल करेंगे। बेचारा अमन हार कर बोल उठा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, वैसे भी मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। सबके पास सब कुछ होता है सलोनी, पर कोई प्यार से कहे तो ले लेना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें कुछ सुंदर फ्लावर दिखाता हूँ। बोलता हुआ वो सलोनी को एक डेकोरेशन सेक्शन की तरफ ले गया था। इन फूलों को देखो,
ये तुम्हें ज़रूर पसंद आएंगे। तुम इनमें से कुछ पसंद कर लो। वैसे ये फूल कितने सुंदर है ना सलोनी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे मिस्टर अमन सिंह। वो भड़क उठी थी। क्या तुम ऐसे ही सबसे बात करती हो? वो थोड़ा नाराज़ सा बोला था। नहीं, फिर मुझसे ऐसे क्यों बोलती हो? प्लीज़ मुझसे ऐसे गुस्से से बात मत किया करो। अमन उदास होकर बोला और किनारे खड़ा हो गया था। सलोनी ने एक फ्लावर फ्लास्क पसंद कर लिया था। वो लेकर मुड़ी तो अमन को मुंह लटका कर खड़े पाई थी। उसे अपने सख्त बोली पर बुरा लगने लगा था। सॉरी अमन जी, मैंने कुछ ज़ोर से बोल दिया था। उसके पास जाती हुई वो धीरे से बोली थी, ये फ्लास्क मुझे अच्छा लगा। अब चलिए इसका पेमेंट करते हैं। सलोनी रुको, मुझे कुछ कहना है तुमसे। उसने सलोनी का हाथ पीछे से थाम लिया था। वो चौंक कर पलटी थी तो अमन उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसने अपनी मुट्ठी में बंद एक सोने की अंगूठी सलोनी की अनामिका उंगली में पहना दी थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ सलोनी। अब तुम्हारे बिना मेरा जीना नामुमकिन है। प्लीज़ मुझे ना मत बोलना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। आई लव यू सलोनी। हजारों ख्वाहिशों को अपनी आवाज़ में समेट कर वो बेहद जज्बात से भरे स्वर में बोल रहा था। सलोनी अचानक अमन के इस हरकत से गुस्से से तिलमिला उठी थी। वो सबको अपने चारों ओर जमा होते देख अपना हाथ खींचने लगी थी, पर अमन ने बहुत मजबूती से उसका हाथ पकड़ रखा था। पहले हाँ बोलो सलोनी। देखिए अमन जी, आप अच्छे होंगे पर मैं आपको पसंद नहीं करती, इसलिए आप ये ख्याल छोड़ दीजिए कि मैं आपसे प्यार करूँगी। दीदी का ख्याल है इसलिए अच्छे से समझा रही हूँ, वरना अभी तक आपके गाल लाल कर चुकी होती। अपना हाथ झटके से खींचती हुई वो उंगली से अंगूठी निकालने लगी थी, पर अंगूठी उसकी उंगली में फंस गई थी। देखा सलोनी, ये अंगूठी भी हमारे मिलन की गवाह है। ये तुमको मुझसे दूर नहीं जाने देगी। हंसकर वो खड़ा हो गया था। आप लोग क्या देख रहे हैं भाई? अपना काम कीजिए जाकर। हम यहाँ आपके मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं। वो चारों तरफ घूमकर बोला तो भीड़ छटने लगी थी। उसी समय नेहा और राघव भी मुस्कुराते हुए आए थे। अमन उन दोनों को देखकर बोलने लगा था, तो आप दोनों की मार्केटिंग हो गई? अब घर चलें, चाचा जी इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ हाँ, तेरी भाभी को मैंने गिफ्ट दिला दिया है, और ये तुम्हारे लिए सलोनी। ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। इसमें घड़ी है जो यकीनन तुम्हें पसंद आएगा। राघव ने एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाए थे, जिसे सलोनी ने चुपचाप थान लिया था। अरे पहली बार जीजा जिसे गिफ्ट मिला है, थैंक्स तो बोल दो साली साहिबा। राघव हंसते हुए बोला था। थैंक्स जीजा जी। वो धीरे से बोलती अपनी नजरें झुका ली थी। उसे अमन की हरकत उन दोनों को चीख चीख कर बताने का दिल कर रहा था, पर लोगों की भीड़ में वो अब और तमाशा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए अपने आंसू भरी पलकों को नीचे झुकाकर बेआवाज़ रोती थी। अपने हाथ में पकड़ा फ्लास्क भी उसने स्टैंड पर वापस रख दिया था। राघव ने चाबी अमन की तरफ बढ़ा दिया था। अमन अब तुम ड्राइव करो, मैं तुम्हारी भाभी से पीछे बैठकर बात करूँगा। जी भैया, ये तो आपका हक बनता है। वो हंसते हुए उससे चाबी लेने लगा था। अब गाड़ी में अमन और सलोनी आगे बैठे थे और राघव और नेहा पीछे बैठे थे। पूरे रास्ते वो दोनों चुप थे, पर पीछे राघव और नेहा की धीमी धीमी हंसी और बातचीत चलती रही थी। सलोनी अपनी उंगली से अंगूठी निकालने की कोशिश में लगी थी, पर ना जाने वो कैसे फंस कर रह गया था। अमन ये देखकर चुपके से मुस्कुराता ड्राइव करता रहा था। नेहा का घर आ गया था। वो दोनों उनके साथ अंदर आए थे। निर्मल जी से कुछ बातचीत कर फिर राघव और अमन अपने घर चले गए थे। दूसरे दिन सलोनी जब कॉलेज के लिए निकलने लगी तो उसके हाथों में सोने की कीमती अंगूठी देखकर नेहा पूछ बैठी थी, तेरे पास इतना महंगा अंगूठी कहाँ से आया सलोनी? ये तुझे किसने दिया है? पर वो चुप रही थी। बोल ना सलोनी, कहाँ से आया ये? तू तो अपनी दीदी से कोई बात नहीं छुपाती, फिर आज बोल क्यों नहीं रही है? दीदी, ये तुम्हारे लोफर देवर ने पहनाया है। मैं तुम्हारे उस लफंगे देवर की वजह से बदनाम हो गई। सारे शहर के लोगों ने उसे अंगूठी पहनाते देख लिया है। फिर वो रोते हुए कल की सारी घटना बताने लगी थी। मैं उसकी वजह से ही तुम लोगों के साथ नहीं जाना चाहती थी। वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था और कल उसने मुझे बदनाम करके रख दिया। अरे पागल लड़की, ये तो बहुत अच्छी बात है। अमन तुमसे शादी करना चाहता है तो ज़रा सोच तो, हम दोनों बहनें एक साथ एक घर में रहेंगे और पापा को भी तेरे लिए लड़का ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेहा बेहद खुश होकर हंसती हुई बोली थी। नहीं दीदी, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। वो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसको देखते ही मेरा पारा हाई होने लगता है। मेरा दिल करता है कि उसका सर तोड़ दूँ। तुम ये अंगूठी निकाल दो ना, कल रात से ये निकल ही नहीं रही है। वो रोते हुए बोल रही थी। ये क्या बात हुई सलोनी? अमन सीनियर इंस्पेक्टर है, देखने में बेहद स्मार्ट और हैंडसम है।
सबके साथ प्यार से बात करता है, यानी स्वभाव का बेहद अच्छा है। उसका घर भी छोटा सा है। उसकी माँ के रूप में तुम्हें माँ भी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात सलोनी कि तुम दोनों की शादी होने से हम दोनों बहनें कभी बिछड़ेंगे भी नहीं। अपने ही शहर में एक घर में रहेंगे। हमारा जब मन होगा अपने पापा के पास आ सकते हैं। नेहा उसे प्यार से समझाती हुई बोली थी। तुम कितनी भी खूबियाँ गिनाओ दीदी, वो लोफर मुझे फूटी आँख नहीं पाता है। अपने तिलचट्टे देवर से कह देना कि मुझसे शादी के सपने ना देखे। गुस्से से बोलकर वो कॉलेज के लिए निकल गई थी। नेहा सोच में पड़कर सारी बात राघव को बता दी थी। उसे तो कुछ पता ही नहीं था, पर राघव को अपने भाई और सलोनी की जोड़ी बहुत पसंद आई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है नेहा, मुझे तो ये रिश्ता बहुत पसंद है। मेरी माँ को भी सलोनी बहुत पसंद है। वो हमेशा उसके बारे में बात करती रहती है। तुम्हारे साथ सलोनी भी हमारे घर की बहू बने, ये बहुत ही खुशी की बात होगी। पर तुम इन दोनों की लव स्टोरी अभी चलने दो। अमन जब तक सलोनी को मना कर शादी के लिए तैयार करता है, तब तक तुम मुझ पर ध्यान दो। हमारी शादी के कुछ दिन बाद हम उन दोनों की भी शादी करा देंगे। धत, आप बहुत बेशर्म हो गए राघव जी। उनकी बातों में हमारी बात कहाँ से आ गई? वो शर्मा गई थी। अरे बात तो हमारी ही है नेहा, बीच में तो वो दोनों आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ अभी उन दोनों को भूलकर तुम सिर्फ मुझे सोचा करो। वो हंसकर उसे छेड़ने लगा था। फिर इसमें बेशर्मी कैसी? हमारी शादी जल्द ही होने वाली है, फिर हमारा प्यार शुरू होगा, फिर बच्चे होंगे। बस बस हो गया, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम करने हैं। बोलती हुई वो फ़ोन काट दी थी। चलो, अमन को सलोनी पसंद आ गई। अब अपनी शादी से निपट लूँ, फिर इन दोनों को देखता हूँ। राघव मुस्कुराता हुआ अपनी फाइल पर झुक गया था। शादी की तैयारियों के बीच एक दिन अमन नेहा से मिलने चला आया था। निर्मल जी बैंक के काम से निकल रहे थे। वो नेहा को अमन की खातिरदारी करने और अमन से उनके आने तक रुकने बोलकर चले गए थे। नेहा ने उसे चाय नाश्ता कराया था। भाभी, एक बार सलोनी को बुलाइए ना, मुझे उससे बात करनी है। मैं मानता हूँ कि उस दिन मैंने जल्दबाजी में उसे बीच मॉल में अंगूठी पहना बैठा, पर भाभी आप तो जानती हैं ना कि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मुझे उससे बात करके अपने प्यार का एहसास दिलाना है। अमन जी, वो तो बहुत गुस्से में है, फिर भी आपकी खातिर मैं एक बार कोशिश करती हूँ। वो हौले से मुस्कुराकर उसके कमरे में गई थी। सलोनी, उठकर बाहर चलो, अमन आया है, वो तुझसे मिलना चाहते हैं। देखो दीदी, वो तुम्हारा देवर है, तुम जाकर उससे बात करो। मेरा तुम्हारे लोफर देवर से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मैं बाहर नहीं आऊँगी। वो गुस्से से बोलकर अपना मुंह ढककर सो गई थी। कुछ देर पहले ही वो कितनी खुशी से अपने पापा के साथ शादी के खर्च की लिस्ट बना रही थी, पर अमन को देखते ही वो अपने कमरे में बंद हो गई थी। नेहा मायूस होकर बाहर आई थी। अमन जी, वो नहीं आएगी। मैंने बताया था ना कि वो बहुत गुस्से में है। मैंने बहुत समझाया, पर वो उसे सलोनी के व्यवहार से बहुत बुरा लग रहा था। उस रात के दूसरे दिन ही अमन ने नेहा को अपनी सारी हरकत बता दी थी और अपनी बेइंतहा चाहत के बारे में भी बता दिया था। कोई बात नहीं भाभी, आप शर्मिंदा मत होइए। अब मैं चलता हूँ, अब आपसे शादी में मिलूँगा। वो फीकी हंसी के साथ उठ खड़ा हुआ था। नेहा उसके साथ बाहर तक आई थी। भाभी, मुझे सलोनी का नंबर दे दीजिए, मैं बात करके उसे मना लूँगा। वो मुझसे नाराज़ है, पर बहुत जल्दी मेरी चाहत को पहचान लेगी। नेहा अमन की फरमाइश पर कुछ देर सोच में पड़ गई थी, फिर बोली, अमन जी, अगर उसे पता चला कि मैंने आपको उसका नंबर दिया है तो मुझसे भी नाराज़ हो जाएगी। इस बात की टेंशन आप मत लीजिए भाभी, मैं भैया का नाम बोल दूँगा। आपकी इस नक्सड़ी बहन को बहुत जल्द अपना ना बनाया तो अपने देवर का नाम बदल दीजिएगा। वो हंसकर बोला था। थोड़ी मुश्किल होगी देवर जी, वो बहुत जिद्दी है, एक बार जो ठान लेती है वही करती है। वो पहले दिन से आपको लोफर समझ बैठी है, इसलिए आपसे और ज़्यादा गुस्से में रहती है। फिर आपने बहुत जल्दी से उसे अंगूठी पहनाकर थोड़ी गलती कर दी। वो हौले से बोली थी। आप अपने भैया को या मुझे ही अपनी पसंद बता सकते थे, जिससे आपका काम बन जाता, पर अब तो वो नाराज़ है। आपने मुझे पहचाना नहीं भाभी, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। मैं मानता हूँ कि मुझे वाकई में गलती हुई है, पर मैं भी क्या करता भाभी। आपकी बहन इतनी खूबसूरत है कि मैं पहली नज़र में ही उस पर मर मिटा था। अब गलती तो कर चुका हूँ, पर इसे मैं ही ठीक ही करूँगा। उसके दिल की सारी गलतफहमी दूर करके उसे अपने प्यार का एहसास कराकर ही मानूंगा। वो हंसकर बोला था। नेहा उसे बहुत गौर से देख रही थी। वो इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म में बेहद हैंडसम लग रहा था। भगवान आपकी सारी बात सच करे अमन जी, अपनी जिद्दी बहन के लिए मुझे आप बेहद पसंद है। मैं ईश्वर से आप दोनों के मिलने की दुआ करूंगी। अभी तो आप नंबर लिख लीजिए। वो हंसकर उसे नंबर लिखाने लगी थी।
भाभी, आप तो मेरे घर आ ही रही हैं। मुझे और मेरी जिद को भी जल्द ही पहचान जाइएगा। आपकी बहन जिद्दी है तो मैं उससे 4 गुना ज़्यादा जिद्दी हूँ। मैं इंस्पेक्टर हूँ भाभी। मेरा रोज़ एक से एक जिद्दी और अड़ियल लोगों से पाला पड़ता है। मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ उसे पाकर ही रहता हूँ। फिर आपकी बहन क्या चीज़ है? आपकी कम अक्ल बहन ने मेरे बारे में जो गलत धारणा बना ली है उसे जल्दी ही मैं तोड़ दूँगा। सलोनी को अपने प्यार में इतना डुबा दूँगा कि वो खुद मुझसे शादी करने के लिए खुद ही मान जाएगी। अब आप अंदर जाइए, मैं चलता हूँ। चाचा जी को बोल दीजिएगा मुझे देर हो रही थी, उनसे फिर कभी आकर मिल लूँगा। वो मुस्कुराकर बोला और हाथ हिलाता हुआ अपनी गाड़ी में जा बैठा था। नेहा उदास होकर अंदर आ गई थी। अमन अपने थाने आकर कुछ ज़रूर फाइल्स चेक करने के लिए बाद सलोनी के नंबर पर हाय लिखकर सेंड कर दिया था, पर वो कोई रिप्लाई नहीं दी थी। अमन उस दिन के लिए उसे खूब सारी सॉरी वाले इमोजी भेजकर माफ़ी मांगने लगा था, पर वो गुस्से में अपना डाटा ही ऑफ कर ली थी। बेटा अमन, जिसे तुमने पसंद किया है वो तीखी लाल मिर्च है। तुम्हारे इन छोटे छोटे कारनामों से वो शांत नहीं होने वाली है। अब तुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। मन में सोचता हुआ वो मुस्कुराने लगा था। दूसरे दिन सलोनी कॉलेज गई थी। कॉलेज में फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे तो उसे कुछ पेपर्स तैयार करवाने थे। वो वापसी में अपनी उंगली में अटकी अमन का पहनाया अंगूठी ज्वेलर्स की दुकान में जाकर कटवा ली थी। आपकी आस की भी ऐसे ही काट कर फेंक दूंगी अमन सिंह। आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दीदी और जीजा जी का ख्याल है, वरना आपसे बात भी ना करूं मैं। प्यार तो बहुत दूर की बात है। ऑटो में बैठी वो सोचती हुई घर आई थी। नेहा किचन में खाना बना रही थी। सलोनी आ गई तू? कपड़े बदल ले, पापा को मैंने खाना खिला दिया है, अब हम दोनों एक साथ ही खा लेते हैं। वो प्यार से पास आती हुई बोली थी। ठीक है दीदी, तुम खाना निकालो, मैं तुरंत आती हूँ। अच्छा दीदी रुको, तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। अपने बैग से वो पाउच में रखी कटी अंगूठी उसे निकाल कर थमा दी। ये अपने पास रख लो, जब तुम्हारा लोफर देवर मिले तो उसे दे देना। और हाँ दीदी, जब भी उससे बात हो तो बोल देना कि वो मुझे सॉरी वाले इमोजी भेजकर कुछ नहीं होने वाला है। मैं उसे इतनी बड़ी गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करने वाली। बोलकर वो बाथरूम की तरफ फ्रेश होने चल दी थी। अपनी ना समझी और गुस्से में तू बहुत बड़ी गलती कर रही है सलोनी। अमन जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुझे बहुत खुश रखेंगे, पर अभी तू ये समझना नहीं चाह रही है। ना जाने अमन जैसे इंसान को तुम जैसी जिद्दी से प्यार क्यों हो गया। नेहा बहुत दुखी होकर सोचती हुई कटी अंगूठी गोदरेज में रखने लगी थी। राघव और नेहा की शादी की तय तारीख आ गई थी। आज शाम में राघव और नेहा की शादी होने वाली थी। निर्मल जी ने शादी की सारी व्यवस्था होटल में रख ली थी। वो लोग सुबह ही होटल पहुंच चुके थे। निर्मल जी अपने कुछ रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों के साथ शादी के सारे इंतजाम देख रहे थे। सुबह से सलोनी भी तैयारियों के बीच बेहद व्यस्त थी। उसे अपने खाने तक का होश नहीं था। नेहा अपनी छोटी बहन को इतना परेशान देखकर उसे अपने पास बुला ली थी। सलोनी, तुमने खाना खाया है? बस दीदी, आपके सामानों की कुछ पैकिंग और रस्मों के सामान रखने बाकी हैं, फिर खा लूँगी। बिल्कुल नहीं, तू अभी खाएगी, वो भी अपनी दीदी के हाथों से। वो एक लड़की को खाना लाने बोली और सलोनी को अपने पास बैठा ली थी। फिर कुछ देर बाद नेहा उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। दीदी, आज आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी। मैं और पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। मैं आपके बिना घर में अकेली क्या करूँगी? वो खाते खाते उदासी से बोली थी। अरे मेरी प्यारी बहना, तू चिंता मत कर, तुझे बहुत जल्दी मेरे ससुराल ही आना है, मेरी छोटी देवरानी बनकर। फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। वो हंसकर उससे बोली थी। देखो दीदी, आज मेरा मूड ख़राब मत करो, वरना मैं घर चली जाऊंगी। एक तो तुम्हारे लोफर देवर ने सुबह से मैसेज कर करके माथा ख़राब किया है, और अब तुम मुझे पगला रही हो। वो तुनक कर बोली थी। ठीक है, अब कुछ नहीं कहूँगी तुझे। अब जो भी करना होगा मेरा देवर खुद ही कर लेगा। वो ज़ोर से हंसती हुई बोली थी। अब तू पेट भर कर खा ले, तभी तो काम कर सकेगी। सलोनी का मुंह बन गया था। वो कुछ सोचते हुए खाने लगी थी। शाम में नेहा को ब्यूटिशियन ने आकर तैयार किया था। 2 घंटे की मेकअप के बाद उसका सुंदर रूप निखर उठा था। लाल लहंगे और मैचिंग ज्वेलरी में सजी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सलोनी खुद भी सज धज कर तैयार हो गई थी। वो नेहा को देखने आई तो खुशी से उसके गले से लिपट गई थी। दीदी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, भगवान तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। सलोनी हंसकर बोली तो नेहा भी हंसती थी। कुछ देर बाद बारात के आने का शोर मचने लगा था। सलोनी दौड़कर भागी गई थी। वो अपने पापा के साथ राघव की आरती उतार कर होटल के अंदर ले आई थी। अब सब लोग हॉल के अंदर आ बैठे थे।
मैरून शेरवानी पहने राघव भी दूल्हा बनकर खूब जच रहा था। अमन उसे बाहों में थामे स्टेज पर ले गया था। सलोनी भी नेहा को लेकर स्टेज की ओर बढ़ रही थी। उसे आता देख राघव उठकर खड़ा हो गया था। सलोनी ब्लू लहंगे में खूबसूरती की सारी हदें तोड़ रही थी। उसकी गोरी रंगत ब्लू कलर में खिलकर उसे सबसे अलग बना रही थी। अमन तो सलोनी को देखकर अपनी पलकें भी झपकाना भूल गया था। वो खुद भी ब्लैक सूट में बहुत ही स्मार्ट और डैशिंग लग रहा था। अब वरमाला की रस्म शुरू हो चुकी थी। राघव नेहा को अपनी नज़रों में बसाते हुए माला पहनाने लगा था। वो शर्माती अपनी माला थामे खड़ी थी। अब नेहा की बारी थी। वो जब माला पहनाने लगी तो अमन ने राघव को ऊपर उठा दिया था। ये चीटिंग है जीजा जी, अगर ऐसी बात थी तो हमें पहले बता देते। हम भी आपको दीदी को इतनी आसानी से माला नहीं पहनाने देते। सलोनी नाराज़ होकर राघव से बोलने लगी थी। सारी बातें बताने की नहीं होती है सलोनी जी, कुछ बातों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अमन हंसते हुए अपने दिल की बात बोला और अमन को नीचे उतार दिया। लीजिए भाभी, आपके दूल्हे राजा आपके सामने हैं। अब आप बेहिचक इन्हें बरमाला पहना सकती हैं। सलोनी उसकी बातों का मतलब समझकर गुस्से से भर उठी, पर नेहा मुस्कुराती राघव को माला पहनाने लगी थी। इसके बाद शादी की विधियां शुरू हो गई थी। सलोनी मेहमानों को देखने स्टेज से नीचे उतर गई थी। सलोनी, सलोनी रुको तो। अमन भी उसके पीछे भागता आ रहा था, पर वो उसकी आवाज़ अनसुनी कर जाने लगी थी। तुम इतनी कठोर क्यों हो सलोनी? क्या तुम्हें मेरे प्यार की दीवानगी बिल्कुल समझ नहीं आती? वो मन में सोचते हुए जल्दी से उसके साथ चलता बोला। अरे आज तो मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, तो मेरा ख्याल रखना तुम्हारा काम है। हाँ तो अब बोलिए मेहमान जी, क्या काम है मुझसे? वो कमर पर हाथ रखे खड़ी हो गई और गुस्से से उसे घूरते हुए बोली। अमन को उसके हर अंदाज से प्यार होने लगा था। वो अपनी आंखें उसके चेहरे पर जमाए बोला, तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो सलोनी। मेरा दिल करता है कि भैया भाभी के साथ इसी मंडप पर तुमसे शादी कर लूँ। मेहमान हो तो मेहमानों जैसी बातें कीजिए, दुश्मन के जैसे नहीं, वरना गार्ड से कहकर इस होटल से उठवाकर बाहर फेंक दूंगी। वो गुस्से से लाल होते हुए बोली और वहाँ से चली गई थी। फिर शादी होने तक दोनों में इसी तरह तकरार होती रही थी। मेहमानों के साथ बैठी सुनीता जी की नज़रें उन दोनों के झगड़े पर गई थी। उनको सारा माजरा समझ में आने लगा था। अमन का घर में भी खोया खोया रहना, किसी भी बात को घुमा फिरा कर सलोनी तक ले जाना, अभी भी सलोनी को देखकर उसके होठों पर प्यार भरी मुस्कान खिल उठना, ये सब उनकी नज़रों से गुजर रहा था। सलोनी तो उनको भी बहुत पसंद थी। वो नेहा और सलोनी की खूबसूरती और शांत व्यवहार से बेहद प्रभावित थी। उन दोनों की नोक झोंक से वो एक फैसला करती शादी देखने लगी थी। शादी हो जाने के बाद नौ दंपत्ति निर्मल जी और सुनीता जी के साथ सभी मेहमानों का आशीर्वाद लेने लगे थे। कुछ रस्मों के बाद विदाई की घड़ी आ गई थी। नेहा सलोनी के गले लगकर खूब रो रही थी। पापा को देखते ही वो बिलख पड़ी। बचपन में माँ की असाध्य रोग की वजह से मृत्यु होने के बाद उन्होंने खुद ही अपनी दोनों बेटियों को माँ बाप का प्यार दिया था। आज अपने घर और पापा को छोड़कर विदा होने और पराये होने का एहसास नेहा को संभलने नहीं दे रहा था। पापा, अपना ध्यान रखिएगा। आपके पास सलोनी तो रहेगी, पर आप मुझे भूलिएगा मत। आपके घर से जा रही हूँ तो मुझे पराया मत समझिएगा। आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे कॉल कीजिएगा। वो रोती हुई बोलने लगी थी। नेहा बेटा, तुम मेरी अपनी हो और हमेशा रहोगी। ये परायेपन की बातें करके मेरा दिल मत दुखाओ। तुम अपना ख्याल रखना और ससुराल में अपने आचरण से सबका दिल जीत लेना। राघव जी बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। और सुनीता बहन जी को अपनी माँ समझना। अमन तो तुम्हारा देवर कम भाई ज़्यादा है। तू हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। अब अपने घर जा। अपने गले से उसे लिपटाए हुए खूब समझाते रहे थे। फिर वो सलोनी से लिपट गई थी। सलोनी, पापा का ख्याल रखना। पापा को ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ समय पर देना और अपना भी ख्याल रखना। कॉलेज जाने से पहले खाना खा लेना और घर अच्छे से बंद करके जाया करना। हर रविवार को मुझसे मिलने आया करना। जोर जोर से रोती नेहा सलोनी से लिपट गई थी। वो भी हिचक हिचक कर रोने लगी थी। सुनीता जी से उन दोनों का इस तरह रोना देखा नहीं गया था। वो सबको हटाकर वहाँ आई थी। तुम दोनों क्यों रो रही हो? बहू, तुम कौन सा बहुत दूर जा रही हो? 5 किलोमीटर का तो रास्ता है। जब मन करे अपने पापा और सलोनी से मिलने चली आया करना। सलोनी बेटा, अब तू भी रोना बंद कर और अपनी दीदी को खुशी खुशी विदा कर। वो मुस्कुरा कर बोली तो सलोनी अपनी आंखें पोंछने लगी थी। अमन शादी का सामान सब गाड़ी में रखवा रहा था। वहाँ आकर उन दोनों को रोता देखकर खुद भी बहुत भावुक हो गया था।
अब उसे सलोनी के पास जाने का कोई बहाना नहीं मिलने वाला था। इसी तरह अपने साथ सबकी दुआएं लेकर नेहा अपने ससुराल विदा हो गई थी। फिर सारे लोग भी बारी बारी विदा होने लगे थे। सबके जाने के बाद निर्मल जी और सलोनी भी घर आ गए थे। सलोनी अपने कमरे में अकेली बैठी खूब रोने लगी थी। उसे नेहा की बेहद याद आ रही थी। मत रो बेटा, बेटियां तो ऐसे ही अपने बाबुल का आंगन छोड़कर दूसरे के घर चली जाती हैं। अभी नेहा गई है, कुछ दिनों बाद तू भी चली जाएगी। ये तो जमाने के दस्तूर हैं सलोनी, जिसे हर पिता को निभाना होता है। उसके रोने की आवाज़ पर निर्मल जी अपने कमरे से दौड़ आए थे। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे शादी नहीं करनी है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। रोते रोते वो बोली थी। निर्मल जी मुस्कुरा पड़े थे। ठीक है, तुम मत करना शादी। अब सुबह होने वाली है, चल हम लोग कुछ देर सो जाते हैं। फिर कल जाकर मुझे होटल का हिसाब किताब भी करना है। ठीक है पापा, आप कमरे में जाकर सो जाइए, मैं भी ये भारी ड्रेस चेंज करके सो जाती हूँ। वो अब चुप हो गई थी। उसे संभला देखकर निर्मल जी उसके माथा सहलाकर बाहर निकल गए थे। अब निर्मल जी और सलोनी दोनों कॉलेज चले जाते थे और घर बंद रहता था। निर्मल जी जिस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, सलोनी वहीं अपनी दोस्त नीलू के साथ प्रोफेसर थी। दोनों के दिन रात एक जैसे थे, पर सलोनी को अमन मैसेज करके परेशान करता रहता था। वो उसे अपनी चाहत का एहसास कराना चाहता था, पर वो इससे चिढ़ती रहती थी। इन्हीं दिनों एक दिन नेहा घर आई। उसके साथ राघव और सुनीता जी भी आए थे। अमन पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी पर था। सलोनी उन सबको अचानक देखकर खुशी से उछल पड़ी थी। सबको चाय नाश्ता कराने के बाद सलोनी नेहा और राघव को कमरे में बैठा आई थी। अब उसे सबके लिए खाना बनाना था। सुनीता जी और निर्मल जी लाउंज में बैठे हुए थे। वो कुछ सोच रही थी। निर्मल जी उन्हें विचारों में खोया देखकर पूछना चाहते थे कि वो बोल पड़ी थी। भाई साहब, नेहा ने मेरे पूरे घर को संभाल लिया है। वो तो मुझे पानी तक खुद से लेने नहीं देती है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो ऐसी बहू के रूप में बेटी मिली है। निर्मल जी मुस्कुरा देते हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है बहन जी, जो मैं अपनी बिन माँ की पली बच्चियों को ऐसा संस्कार दे पाया। भाई साहब, मैं ना आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहना नहीं बल्कि मांगना चाहती हूँ, सुनीता जी संकोच से बोली थी। हाँ हाँ बहन जी, बोलिए ना, मुझसे जो भी संभव है मैं ज़रूर करूँगा। भाई साहब, मैं अपने अमन के लिए सलोनी का हाथ मांगती हूँ। आपको आज ना कल सलोनी की शादी करनी ही है तो मेरा अमन भी अच्छा लड़का है और मुझे पूरा यकीन है कि वो सलोनी को बहुत खुश रखेगा। उसने इशारों में मुझे बता दिया है कि वो सलोनी से प्रेम करता है। आपकी दोनों बेटियां एक ही जगह रहेंगी तो आप भी निश्चिंत रहेंगे। वो मुस्कुराती बोली थी। निर्मल जी सोच में पड़ गए थे। ना ना भाई साहब, मना मत कीजिएगा, हम लोग आज बड़ी उम्मीद के साथ यही बात करने आए थे। बहन जी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अमन तो बहुत अच्छा लड़का है। मुझे खुशी हो रही है कि मेरी बेटियों को इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, वो खुशी से बोले थे। किचन में काम करती सलोनी बाहर से अपने पापा और सुनीता जी की बातचीत सुनकर दंग रह गई थी। उसे अपने पापा और अमन दोनों पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अच्छा, तो अब तुमने अपनी माँ को भी इस प्लान में शामिल कर लिया है? अरे नेहा, राघव यहाँ आओ। सुनीता जी खुशी से उन दोनों को आवाज़ देने लगी थी। वे दोनों दौड़े आए थे। राघव, भाई साहब ने अमन और सलोनी का रिश्ता मंजूर कर लिया है। अब आज हम अमन को ये खुशखबरी देकर बिल्कुल ही चौंका देंगे। नेहा बेटा, तुमको क्या हुआ? तू इस रिश्ते से खुश नहीं है क्या? निर्मल जी नेहा का सपाट चेहरा देखकर पूछ बैठे थे। पापा, ऐसी बात क्यों होगी? वो नाराज़ होती उनके पास जा बैठी थी। राघव भी बैठ गया था। मैं तो अपनी बहन को देवरानी बनाकर बहुत खुश रहूँगी, पर आप एक बार सलोनी से पूछ लेते। किचन में खड़ी सलोनी के कान खड़े हो गए थे। उसे अपने पापा पर बहुत भरोसा था कि वो उसकी मर्जी के बिना कुछ तय नहीं करेंगे। नेहा की बात सुनकर उसे अपनी बहन पर बहुत प्यार आने लगा था, जो अपने देवर की इच्छा जानकर भी अपनी बहन के बारे में सोच रही थी। पर अपने पापा का जवाब सुनकर उसे गहरा धक्का लगा था। अरे, उससे पूछने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी शादी भी तो मैंने ही तय की थी ना, तो बता कि तू खुश नहीं है क्या? वो हंस कर बोले तो नेहा चुप होकर उन्हें देखने लगी थी। सलोनी भी मेरी जिम्मेदारी है नेहा, मैं उसकी भलाई सोच कर ही अमन से उसका रिश्ता तय कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे तय रिश्ते को कभी इनकार नहीं करेगी। वैसे तुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे सलोनी से पूछना चाहिए? पापा, मैं बहुत खुश हूँ। माँ और राघव जी के साथ साथ अमन जी भी बहुत अच्छे हैं। मेरी बहन मेरे पास रहेगी तो मुझे भी बेहद अच्छा लगेगा। वो खुशी से अपनी बात बोलती निर्मल जी के गले लग गई थी, पर उसकी आंखें किचन से झांकती सलोनी को देख चुकी थी। तो अब बता, कोई दिक्कत तो नहीं होगी सलोनी को ना?
वो मेरे फैसले पर इनकार नहीं करेगी ना? उनका सवाल अभी भी वही था। नेहा सलोनी की तरफ देखने लगी थी। वो अपने पापा का उस पर इतना भरोसा देखकर नेहा को आंखों के इशारे से कुछ भी बोलने से मना करने लगी थी। नेहा मन ही मन बेहद खुश हो गई थी। नहीं पापा, कोई दिक्कत की नहीं होगी। अमन जी सलोनी को बहुत खुश रखेंगे। आपने जो फैसला किया है बिल्कुल सही है। आप हमारे पापा हैं। जो भी हमारे लिए अच्छा होगा हमें वही देंगे। आप निश्चिंत होकर माँ को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। सुनीता जी और राघव काफ़ी खुश हो गए थे, क्योंकि वो दोनों भी अमन का सलोनी के प्रति गहरा प्रेम जान चुके थे। सभी बेहद खुश थे सिवाय सलोनी के। वो बहुत दुखी हो गई थी। उसकी आंखें भर आई थी, पर वो अपने पापा का सम्मान गिराकर नहीं जी सकती थी। अपनी बेबसी पर वो आंसू पोंछती तेजी से खाना बनाने लगी थी। नेहा किचन में जाकर उदास सलोनी को गले लगाकर बोली थी, पापा बहुत खुश हैं सलोनी। तूने इस शादी से इनकार नहीं करके उनकी खुशियाँ दुगनी कर दी है। मैं भी बहुत खुश हूँ। तू खुश है ना? आप सबको मेरी खुशियों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दीदी। अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ निभा सकती हूँ तो इस शादी को भी अपनी जिम्मेदारी मानकर निभा लूँगी। नाराज़गी से बोलती हुई वो रोटियाँ सेकने लगी थी। नेहा समझ गई थी कि वो शादी के लिए तैयार है। बस उदास है कि पापा ने एक बार भी उसकी मर्जी नहीं पूछी थी। वो फ्रिज से मिठाई निकाल कर सबको खिलाने ले गई थी। फिर वापस किचन में आकर सलोनी के मुँह में एक टुकड़ा खिलाने लगी थी। अपनी ये खुशी अपने लाडले देवर को दिखाना दीदी। इस शादी से मुझे कोई खुशी नहीं है। आज तू मुझसे नाराज़ है सलोनी, पर एक दिन आएगा जब तू अमन के प्यार में ऐसी डूबेगी कि तेरा उभरना मुश्किल हो जाएगा। तो खुद मुझे धन्यवाद देती नहीं थकेगी। वो हंसी थी। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम लोग खुशी से ये शादी करवाओ, पर मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे उस चहेते का जीना मुहाल करके रख दूँगी। उसे बड़ा शौक़ है ना मुझे अपनी पत्नी बनाने का। उससे कह देना मैं उसकी ज़िंदगी सड़े आलू टमाटर की तरह बना कर रख दूँगी। वो गुस्से से बोली थी। नेहा खिलखिलाकर हंसी थी। वो सब कुछ संभाल लेगा सलोनी, तुम्हें भी और तुम्हारे सारे अत्याचार को भी। बस एक बार तुम उसकी ज़िंदगी में शामिल होकर तो देखो। उसने अपने प्यार से तुम्हारे अंदर प्यार का समंदर ना भर दिया तो कहना। सलोनी गुस्से से मुंह फेर ली थी। फिर दोनों बहनों ने सबको खाना खिलाया था। अब वो लोग विदा होने वाले थे। सुनीता जी नेहा से बोली थी, बहू सलोनी को बुला लाओ, जरा उसे जी भर कर देख लो। नेहा अंदर से सलोनी को खींच कर ले आई थी, पर सलोनी की फूली आंखें देखकर निर्मल जी चौंक पड़े थे। क्या हुआ सलोनी, तुम रोई क्यों हो? पापा आप फिक्र मत कीजिए, ये शादी करके आपसे दूर चली जाएगी ना, इसलिए बस उदास हो गई है। नेहा ने बात को संभाल लिया था। ओ सलोनी बेटा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बेटा अपनी बेटियों का अच्छे घर में शादी कराना एक पिता का सबसे बड़ा सपना होता है। हर पिता की तरह मेरा भी ये सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। वो मुस्कुराकर बोले थे। सलोनी उनकी आंखों का स्नेहिल प्रेम देखकर हौले से मुस्कुरा दी थी। उसे अपने शादी करने के फैसले पर शांति मिलने लगी थी। मैं जब नेहा को देखने आई थी तभी से तुम मुझे अपने अमन के लिए पसंद थी सलोनी। मैं तो तुम दोनों की शादी एक साथ ही करना चाहती थी, पर कोई बात नहीं, अब हम सब तुम दोनों की शादी धूमधाम से करेंगे। तुम मेरी छोटी बहू बनोगी। तुमने इस शादी के लिए हाँ करके मेरा दिल खुश कर दिया है सलोनी बेटा। मेरा प्यार हमेशा तुम दोनों बहनों के साथ रहेगा। सुनीता जी हंसकर बोली और उसका माथा चूम ली थी। ठीक है भाई साहब, अब हम लोग चलते हैं। जल्दी ही सगाई की रस्म कर लेंगे, फिर शादी कुछ दिनों के बाद करेंगे। ठीक है बहन जी, आप जैसा सोचें, मुझे मंजूर है। वो हंसकर बोले थे। नेहा अपने पापा और सलोनी से गले मिलकर भावुक होने लगी थी। राघव ने उन्हें प्रणाम किया और सलोनी का सर सहलाकर वो लोग लौट गए थे। तुमने अपनी जिद पूरी करने की ठान रखी है ना अमन सिंह, पर मैं तुम्हें कभी खुश नहीं होने दूंगी। अपने पापा को खुश देखने की खातिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होने जा रही हूँ, पर तुम्हारे सारे ख्वाब और सारे सपने को तुम्हारी आंखों से नोच कर ना फेंक दिया तो मेरा नाम भी सलोनी नहीं। कमरे में बैठी वो बेहद गुस्से से सोचे जा रही थी। अमन शाम में घर आया था। वो तीनों उसके इंतज़ार में ही लाउंज में बैठे थे। उसे देखते ही नेहा चाय बनाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। देवर जी मुंह हाथ धोकर आइए, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हुर्रे, मैं चाचू बनने वाला हूँ। बच्चों की तरह चिल्लाता वह उछलने लगा था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है देवर जी, ये कुछ दूसरी बात है। नेहा शर्माती सी बोली थी। राघव ने बड़े प्यार से उसके गालों पर आने वाली लाली को देखा था। अरे तू पहले फ्रेश होकर आ तो सही, बहू चाय के साथ मिठाई भी ले आना। सुनीता जी हंसकर बोली थी। ठीक है माँ जी, मैं अभी आई। बोलती हुई वो किचन में चली गई थी। अमन भी अपने कमरे की तरफ चल पड़ा था।
कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर आ गया था। हाँ तो भाभी, अब बताइए कौन सी ऐसी खुशखबरी है, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। नेहा मुस्कुराकर राघव और सुनीता जी को नाश्ते की प्लेट पकड़ाती हुई बोली थी, मेरे पापा ने सलोनी की शादी तय कर दी है देवर जी, अब जल्दी ही उसकी मंगनी होने वाली है। हम लोग आज वहाँ गए थे, पर अपने सामने ही सब कुछ तय करवा कर आए हैं। हंसकर बोलती हुई नेहा उसके मुंह में मिठाई डाल दी थी। अमन के कान सुन्न पड़ गए थे। उसने अपने मुंह की मिठाई प्लेट में उगल दी और बड़ी मुश्किल से बोल पाया था, भाभी आप ये क्या कह रही हैं? आप तो सब बात जानती हैं ना, आपने उन्हें रोका नहीं। सुनीता जी और राघव मुस्कुराने लगे थे। अमन की हालत अब रोया तब रोया जैसी हो गई थी। नेहा को उस पर बहुत तरस आने लगा था। अब वो उसे परेशान करना छोड़कर हंसते हुए बोले, देवर जी आप ये शोक मनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरी सलोनी की शादी आपसे ही तय हुई है। मेरी बहन के होने वाले हस्बैंड आपको अपना प्यार और खुशी मुबारक हो। क्या सच में भाभी? वो खुशी से चीख पड़ा था। नेहा उसका सर सहलाकर मुस्कुराती थी। अमन ने उठकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और उसकी गोद में सर रखता बोला, बोलिए ना माँ, भाभी सच बोल रही है ना, या फिर से कोई मजाक कर रही हैं? प्लीज़ बोलिए ना, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी भाभी 100% सच बोल रही हैं। राघव की शादी में ही मैंने तुम्हारी आंखों में सलोनी के लिए प्यार देख लिया था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि इन दोनों की शादी से निपट लूँ, तब निर्मल जी से तुम्हारे लिए सलोनी को मांग लूँगी। आज हम तीनों निर्मल जी के घर गए थे और वहाँ उनसे तुम्हारे लिए सलोनी का हाथ मांग लिया। उन्हें तुम दोनों की शादी मंजूर है। वो प्यार से मुस्कुराते हुए उसका सर सहलाने लगी थी। अमन खुशी से माँ के हाथों को चूमने लगा था। वो सब उसकी बेताबी देखकर हंस पड़े थे। चल भाई, अब तेरी भी नैया पार लगने वाली है, फिर तो हम सब भी चैन से रहेंगे। राघव मुस्कुराकर बोलते हुए उसे मिठाई खिलाने लगा था। अमन हंसकर उसके गले से लिपट गया था। रात में सब खाना खाकर सोने गए थे। अमन को खुशी से नींद नहीं आ रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सलोनी ने उसे शादी के लिए हाँ कर दी है। वो सलोनी से बात करने के लिए बेचैन हो उठा और उसे फ़ोन लगाने लगा, पर वो बार बार उसका फ़ोन काट रही थी। अमन इसे सलोनी की शर्म समझकर लगातार कॉल करने लगा था। सलोनी ने तंग आकर कॉल रिसीव कर ली थी, पर उसके शब्द थे या आग के गोले जिसने अमन के कान के साथ दिल को भी जलाकर रख दिया था। कर ली ना आपने अपने मन की इच्छा पूरी। अपने घर वालों के द्वारा मुझे मजबूर करके शादी करने का अच्छा तरीका सोचा है आपने, पर आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आपसे प्यार नहीं करती। ये ज़बरदस्ती की शादी आपको बहुत भारी पड़ेगी मिस्टर अमन सिंह। अपनी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए दिल से तैयार रहिएगा। गुस्से से बोलती हुई वो फ़ोन काट दी थी। चलो गुस्से में ही सही, पर शादी के लिए तुम तैयार तो हो ही चुकी हो। वो फ़ोन में उसकी तस्वीर देखते हुए मुस्कुरा उठा था। मैं अपने बेइंतहा प्यार से तुम्हारा दिल जीत लूँगा सलोनी, और फिर तुम भी मेरे प्यार में पड़कर अपना सारा गुस्सा भूल जाओगे। दूसरे दिन अमन सुबह सुबह ही सलोनी के घर पर जा धमका था। अभी निर्मल जी मॉर्निंग वॉक करने गए थे। वो बेल बजाने लगा था। घर के अंदर से सलोनी आई और गेट खोलकर उसे देखते ही बंद करने लगी थी, पर अमन ने जल्दी से दरवाजे को पकड़ लिया था। उसने सलोनी को गेट बंद नहीं करने दिया और अंदर घुसने लगा था। पापा घर में नहीं है, आप बाद में आइएगा, वो निरूठेपन से बोल पड़ी थी। मैं तुमसे मिलने आया हूँ सलोनी, चाचा जी से तो मैं कभी भी मिल सकता हूँ। दरवाज़ा धकेलते हुए वो बोला और अंदर आ गया था। सलोनी मुंह बनाकर वहीं खड़ी रही थी। वो बेमुरब्बत लड़की अपने इस होने वाले शौहर से कुछ चाय पानी ही तो पूछ लो। मैं बेचारा सुबह सुबह भूखा प्यासा तुमसे मिलने आया और तुम हो कि मुझसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछ रही हो। अमन मुस्कुराता लाउंज के सोफे पर जाकर बैठ गया और उससे चिल्ला कर बोलने लगा था। वो गुस्से से गेट के पास से अंदर आई थी और उसे घूर कर वो किचन से पानी का जग लाकर जोर से उसके सामने टेबल पर पटकती बोली थी, मेरे घर में दूध नहीं है जो आपका चाय से स्वागत करूं। पानी है पी लीजिए, और चाय अपने घर में अपनी प्यारी भाभी के हाथों से जाकर पी लीजिएगा। अमन खिलखिलाकर हंस पड़ा था। सलोनी की बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से फैलकर बेहद खूबसूरत हो गई थी, जिस पर अमन की निगाह थमकर रह गई थी। तुम्हारे हाथों से तो मैं जहर भी खुशी खुशी पी लूँगा सलोनी। बिना दूध की चाय पीना कौन सी बड़ी बात है। तुम मेरे लिए काली चाय बना दो। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे कॉलेज जाने की तैयारी करनी है। अब आप यहाँ से जाइए। अपनी नज़रें फेर कर सलोनी दरवाजे की ओर इशारा करने लगी थी। आखिर तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हो सलोनी? मुझ में ऐसी क्या खराबी देखी है तुमने जो मुझसे शादी करने से खुश नहीं हो? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? यदि ऐसा है तो साफ साफ बोलो, मैं कभी तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊँगा। अमन उठकर उसका हाथ अपनी तरफ खींचते हुए बोला था। सलोनी सीधे
उसके सीने से आ टकराई थी। कोई कमी या खराबी नहीं है आप में, और ना ही मैं किसी को पसंद करती हूँ, पर आप में मुझे अपना जीवन साथी नहीं दिखता है। पापा का मान रखने के लिए मैं आपसे शादी तो कर लूँगी, पर आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं आपको कभी कोई खुशी नहीं दूँगी, उल्टे आपकी ज़िंदगी जहर। यदि ऐसी बात है तो सलोनी, तो जैसी तुम्हारी पसंद है मुझे बताओ, मैं खुद को तुम्हारी पसंद में ढाल लूँगा, पर मुझसे दूर जाने की बात मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सलोनी के मुंह पर हाथ रखकर उसने आगे बोलने से रोक दिया था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। सलोनी घबराकर उसे धकेल दी थी। लगता है पापा आ गए हैं, आप यहीं बैठिए। अमन से बोलती हुई वो तेज़ी से जाकर गेट खोलने लगी थी। निर्मल जी लाउंज में आए तो अमन को देखकर खुशी से भर उठे। अमन ने उन्हें प्रणाम किया था। अरे बेटा, तुम कब आए? वो हंसकर बोल पड़े थे। अभी अभी आया हूँ चाचा जी, इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूँ। हाँ बेटा, कभी कभी इस बूढ़े की भी खबर जान लेगा करो। मेरी एक बेटी को तो तुम लोग ले गए, अब कुछ दिनों बाद दूसरी बेटी को भी ले जाओगे। मैं तो बिल्कुल अकेला रह जाऊँगा। निर्मल जी थोड़ा मुस्कुराकर बोले थे। सलोनी वहाँ से निकलकर किचन में चली गई थी। उसने चाय और बिस्किट लाकर उनके सामने रख दिया था। अरे चाचा जी, आप तो अभी भी इतने जवान हैं कि अच्छे अच्छों की पटकनी दे सकते हैं। अमन मुस्कुराते हुए सलोनी पर एक नज़र डालकर अपनी चाय उठा चुका था, मानो उसे जता रहा हो कि तुम्हारे झूठ को भी मैं पहले से जानता था। वो गुस्से से तन तनाकर चली गई थी। अमन हंसते हुए निर्मल जी से बोला, अंकल जी, आज के बाद आप अकेले रहने की बात भूल ही जाइए। मैंने सोच लिया है कि मैं सलोनी से शादी के बाद आपके यहाँ ही घर जमाई बनकर रहूँगा। उसके चेहरे का आत्मविश्वास देखकर निर्मल जी चौंक पड़े थे। किचन में नाश्ता तैयार करती सलोनी भी उसकी बात से आश्चर्य में पड़ चुकी थी। अरे नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? समाज के लोग क्या कहेंगे? हमारी प्रथा है लड़की विदा होकर ससुराल जाती है और वहाँ से। चाचा जी, हमारे समाज के सारे नियम और प्रथा हमारे बनाए हुए हैं और इसे हम ही बदल सकते हैं। अपनी माँ को मैं समझा लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं हमेशा यहीं आपके घर में आपका बेटा बनकर रहूँगा। वो मुस्कुरा कर बोला तो निर्मल जी फीकी सी हंसी हंसकर रह गए थे। सलोनी और अमन शादी के बाद यहाँ रहते तो उन्हें बेहद खुशी होती, उनका अकेलापन भी ख़त्म हो जाता। पर अमन की बातें बहुत बड़े बदलाव के बारे में थी, जिसके लिए उन्हें सुनीता जी और अपने बड़े जमाई की भी राय जाननी थी। सलोनी अमन की बातों में खोकर गुमसुम हो चुकी थी। उसे भी शादी के बाद अपने पापा को अकेला छोड़कर जाने का दिल नहीं करता था। वो अमन की इस बात से कुछ खुश हो गई थी। उसने उन दोनों को नाश्ता कराया था। कुछ देर बाद अमन निर्मल जी से विदा लेकर चला गया था। बहुत ही भला लड़का है और अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार भी है। इसकी ईमानदारी की खबरें अक्सर अखबारों में आती रहती हैं। उसके जाने के बाद निर्मल जी सलोनी से बोल रहे थे, तुम इस शादी से खुश तो हो ना बेटा? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। अब चलिए आप जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए, वरना हम कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। वो हौले से मुस्कुराकर बोली और अपना नाश्ता करने लगी थी। निर्मल जी उठ खड़े हुए थे। वो तो अमन के साथ ही नाश्ता कर चुके थे, इसलिए अब उन्हें बस तैयार होना था। वो सलोनी के माथे पर हाथ फेर कर बोले, तू बहुत खुशकिस्मत है सलोनी, जो तुझे इतने उच्च विचारों वाला जीवन साथी मिल रहा है। अमन तुझे बहुत खुश रखेगा। सलोनी सर झुकाए नाश्ता करती सोच में डूबी गई थी। आज अमन की बातों से उसके दिल में बनी नफरत की दीवार में एक हल्की सी दरार पड़ गई थी। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।